नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना घर आश्रम और दिल्ली सरकार की संयुक्त पहल के तहत कई एम्बुलेंस और सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजधानी में रहने वाले निराश्रित, बीमार और बेसहारा लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस और वैन की मदद से शहर के अलग अलग इलाकों से ज़रूरतमंद लोगों को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम पहुंचाया जाएगा, जहां उनके इलाज, भोजन और देखभाल की उचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार समाज के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। अपना घर आश्रम लंबे समय से बेसहारा लोगों की सेवा करता आ रहा है और अब सरकार के सहयोग से इसकी सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा। इस अवसर पर अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने इस पहल को मानवता और सामाजिक सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। हमने यहाँ से उन अपना आश्रम की एम्बुलेंसेस और वैन्स को भेजा है जो कि रेस्क्यू प्रोग्राम करेंगी। पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी निराश्रित, बीमार लोग सड़कों पे पाए जाएंगे, उनको वो लेकर कर अपना आश्रम में जाएंगे, उनको वहाँ ट्रीट करेंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, पूरा इलाज किया जाएगा और ठीक ठाक करके यदि उनका कोई घर परिवार होगा और वो लेने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ भेजा जाएगा, नहीं तो आश्रम में ही उनकी पूरी देखरेख करने का काम किया जाएगा। अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है, जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है। और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ संस्था को भी और सरकार के माध्यम से की जा रही इस कार्यवाही को भी, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, सरकार का भी और अपना आश्रम की पूरी टीम, ये सब मिल करके ऐसे लोगों को जो राहत दे रहे हैं, जो उनको रेस्क्यू दे रहे हैं, जो किसी न किसी बीमारी से गला हुआ, सड़ा हुआ उनका पूरा शरीर है, सड़कों किनारे पड़े हैं, जिनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, जिनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की सेवा का ये काम है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में पानी संकट और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली के 77 सूखे और उपेक्षित जलाशयों को अगले 90 दिनों में पुनर्जीवित किया जाएगा। इस परियोजना की निगरानी खुद तरनजीत सिंह संधू कर रही है। तो डीडीए ने योजना को 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में 6 जलाशयों को 1 महीने में तैयार किया जाएगा, जबकि 48 जलाशयों पर 60 दिनों में और बाकी 23 पर 90 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार शुरुआत उन जलाशयों से होगी जो पूरी तरह सूख चुके हैं। यहाँ गाद हटाने, खुदाई और कैचमेंट एरिया की सफाई का काम किया जाएगा, ताकि मानसून के दौरान अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहित हो सके। दूसरे चरण में जलाशयों के किनारों को मजबूत करने, हरियाली बढ़ाने और फेंसिंग लगाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जैसे कार्य होंगे। डीडीए का मानना है कि मानसून से पहले ये काम पूरा होने पर दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या काफ़ी कम हो सकती है। पहले चरण में सुल्तानपुर डबास, रानीखेड़ा, मदनपुर डबास, बांकनेर और मामूरपुर के जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इकोटेक 11 से प्रदूषण और स्वच्छता नियमों को लेकर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। कूड़ा जलाने की शिकायत मिलने पर जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें ई गरुड़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी को जिम्मेदार पाया गया। इसके बाद कंपनी पर 1,16,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि कंपनी परिसर के पास खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। शिकायत के आधार पर टीम ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और जांच के बाद कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कूड़ा जलाने की घटना सामने आई तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना अनिवार्य है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ACEO श्री लक्ष्मी VS ने लोगों और कंपनियों से शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा जलाना पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में सेक्टर 71 अंडरपास के पास दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है।
तेज रफ्तार कैंटर वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे में शामिल कैंटर वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिशों में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों के जरिए शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। उधर नोएडा के गेजा गांव से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां लोहे का गेट गिरने से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। तो शनिवार सुबह हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गेझा गांव निवासी 5 वर्षीय नवदीप शनिवार सुबह करीब 9:20 पर पड़ोस में लगे लोहे के गेट पर चढ़कर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक गेट टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। भारी गेट के नीचे दबने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और गेट हटाकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बेटे की मौत से पिता मनीष और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गेट काफ़ी पुराना और कमज़ोर था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद लोग बच्चों की सुरक्षा और पुराने ढांचे की मजबूती को लेकर चिंता जता रहे हैं। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला चौड़ा गांव स्थित एक पिज्जा की दुकान का बताया जा रहा है, जहां पिज्जा बनाते समय थूकने का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चौड़ा गांव में पिज्जा हट नाम से दुकान चलाने वाले मुजम्मिल नाम के युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कथित तौर पर युवक पिज्ज़ा बनाते समय उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों के बीच गुस्सा फैल गया। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया। घटना को लेकर इलाके में काफ़ी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं थाना सेक्टर 24 पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जाँच की जा रही है और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं सोनू शर्मा, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष खोड़ा। जैसा कि आपको पता है, लगातार ये जिहादी तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में खोड़ा कॉलोनी में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियां, हिंदू लड़कियां बचाई गई है हिंदू रक्षा दल द्वारा। आज 12/22 से एक सूचना मिली है कि ये मुजम्मिल पिज्जा की इसकी दुकान है और ये भैया कैमरा से, और ये पिज्जा हट के नाम से दुकान है और ये थूक करके पिज्जा बेस बनाता है। मेरे पास सबूत है और मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँ, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी जिहादी हैं, इनके यहाँ पे कैमरा लगवाया जाए और जांच करी जाए। हर हफ्ते में पुलिस प्रशासन जांच करे कि ये लोग किस प्रकार हिंदुओं को खाना खिला रहे हैं। भैया लगातार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब तरीके का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हमारी आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं लोग। मैं योगी आदित्यनाथ से चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई उस दुकान पर और इस दुकान के मालिक पर। मैं सोनू शर्मा, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक गांव पट्टी निवासी 18 वर्षीय दीपांशु और उसका रिश्तेदार 18 वर्षीय सागर, जो हापुड़ का रहने वाला था, ड्यूटी खत्म कर बाइक से वापस लौट रहे थे। तभी भोजपुर के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसी अज्ञात भारी वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और एक्सप्रेसवे के फुटेज की मदद से फरार वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण नायक है। कहाँ रहते हो? गाँव पट्टी, थाना भोजपुर में। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ 2 लड़कों का, आपके परिवार में? जी, एक मेरे चाचा का लड़का है, एक रिश्तेदारी में हमारा। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? ये बाइक से हुआ, किसी बड़े वाहन से। कहाँ से आ रहे थे लोग? ये ड्यूटी से आ रहे थे, भोजपुर हाईवे के पास एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उम्र कितनी होगी तकरीबन? उम्र इनकी 18 साल है दोनों की। कहाँ काम करते थे? ये भी साइड पे काम करते थे, गाजीपुर। दोनों की मौत हुई? हाँ जी। क्या नाम है?
वहीं शामली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। अभ्यास वर्ग के दौरान संगठनात्मक मजबूती, सेवा भाव और हिंदू समाज की एकता को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संगठन की विचारधारा, कार्य पद्धति, सामाजिक दायित्व और आगामी योजनाओं को लेकर अलग अलग बौद्धिक एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में संगठन विस्तार, युवाओं की भूमिका, सामाजिक चुनौतियों और सांस्कृतिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यशैली, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन दिया। अभ्यास वर्ग के दौरान मुख्य अतिथि महाराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को जातिवाद में बांटने के बजाय हिंदू समाज को एकजुट करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि सामाजिक चुनौतियों एवं लव जिहाद जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में जागरूकता, संस्कार और एकता को मजबूत करना है। समापन अवसर पर प्रदीप सिंह पुंडीर ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और समर्पण से ये 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और समाज सेवा के प्रति प्रेरणा का संचार करते हैं। 2 दिनों तक चले इस अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गतिविधियों, बौद्धिक सत्रों और संगठनात्मक प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में सभी ने संगठन की मजबूती, समाज सेवा और राष्ट्र हित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजधानी में अवैध विदेशी सिगरेट के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चावड़ी बाजार इलाके में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में करीब 15 लाख रुपए की कीमत की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से विदेशी सिगरेट की सप्लाई के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चावड़ी बाजार स्थित नया बांस रोड पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,53,840 विदेशी सिगरेट जब्त की। इनमें एसएलाइट वाइट, एसएलाइट गोल्ड और मॉन्ड जैसे इंटरनेशनल ब्रांड शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए सिगरेट पैकेट्स पर भारत सरकार की तरफ से अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी नहीं छपी थी, जो कानून का उल्लंघन है। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मोहम्मद तौसिफ और जुनैद अहमद नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विदेशी सिगरेट थाईलैंड, कंबोडिया और चीन से मंगाई जाती थी और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ COTPA एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह अवैध कारोबार टैक्स चोरी के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट जिले की थाना सफदरजंग एनक्लेव टीम ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें 2 बाइक और 1 स्कूटी शामिल है। पुलिस के मुताबिक वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। 7 मई की रात पुलिस टीम फैक्ट्री रोड स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक बिना हेलमेट संदिग्ध हालत में बाइक चलाते हुए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे सफदरजंग अस्पताल गेट नंबर 9 के पास पकड़ लिया। जांच में बाइक चोरी की निकली और थाना सफदरजंग एनक्लेव में दर्ज EMVT केस से जुड़ी पाई गई। आरोपी की पहचान सुमित उर्फ वरुण निवासी संजय कैंप दक्षिणपुरी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने कई वाहन चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 और चोरी के वाहन बरामद किए। बरामद वाहनों में ग्रीन पार्क इलाके से चोरी हुई होंडा डियो स्कूटी और मेहरौली इलाके से चोरी हुई हीरो स्प्लेंडर बाइक शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी वाहन चोरी के मामलों में शामिल रह चुका है और आसान पैसे कमाने के लिए लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य वाहन वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई के बाद 3 मोटर वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। उधर नोएडा को जल्द ही एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाला नया बस टर्मिनल मिलने जा रहा है। सेक्टर 35 स्थित मोरना बस डिपो को PPP मॉडल पर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे नोएडा की परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक नए बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, होटल और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। करीब 31,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स नोएडा के प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मोरना डिपो से फिलहाल रोजाना करीब 188 बसों का संचालन होता है। यहाँ से लखनऊ, उत्तराखंड समेत कई प्रमुख शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। नए टर्मिनल के बनने के बाद यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को PPP मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा और इसकी देखरेख चयनित एजेंसियां करेंगी। आधुनिक बस टर्मिनल बनने से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि नोएडा की ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी।
तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नोएडा में एयरपोर्ट जैसा बस टर्मिनल बनाने की तैयारी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। 170 करोड़ की लागत से इस परियोजना पर काम किया जाएगा। बिल्कुल साहिल, देखिए नोएडा में जल्दी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस एक आधुनिक और हाईटेक बस टर्मिनल बनाया जाएगा। सेक्टर 35 स्थित मोरना बस डिपो को पीपी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस कार परियोजना पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि यह बस टर्मिनल सिर्फ एक बस अड्डा नहीं होगा, बल्कि यात्रियों की आधुनिक सुविधा देने वाला मल्टी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट हब होगा। करीब 31,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस टर्मिनल में एयरपोर्ट जैसी डिजिटल सुविधाएं, आधुनिक हाईटेक टिकटिंग सिस्टम और कहीं ना कहीं लिफ्ट और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके से अरबाज, क्योंकि नोएडा में जिस तरीके से बस टर्मिनल का अभी तक संचालन होता रहा है, आने वाले समय में अगर इसे और ज़्यादा विकसित यहाँ पर किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं नोएडा में बस संचालन को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके की आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर देने की बात निकल कर सामने आ रही, यात्रियों को भी खासा फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे कि नोएडा का इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बनाया गया, तो उसी के आधार पर ये भी एक बस टर्मिनल उसी तरीके से बनाया जाएगा। परियोजना के तहत ये होटल, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट और कमर्शियल स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर अनुभव मिल सके। ताकि अधिकारियों को कहना है कि यह बस टर्मिनल नोएडा की बदलती तस्वीर और तेजी से विकसित हो रही है, जो कि नई पहचान देगा। वर्तमान में मोरना डिपो से रोजाना करीब 188 बसों का संचालन किया जाता था। यहाँ से लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, हरिद्वार, ऐसी तमाम देहरादून और उत्तराखंड समेत कई प्रमुख शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध थी। ऐसे नए टर्मिनल के निर्माण के बाद बस संचालन व्यवस्था और अधिक व्यवस्थाएं आधुनिक हो जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखते हुए साहिल, यहाँ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, ऑनलाइन टिकट सुविधा, स्मार्ट पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं, बुजुर्गों और जो दिव्यांग यात्री हैं उनके लिए सुविधाएं से उपलब्ध कराने के लिए योजना भी की जा रही है। तो माना जा सकता है कि एक बड़ी पहल नोएडा प्राधिकरण और परिवहन विभाग के द्वारा की जा रही है। इस परियोजना से शहर के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक बस टर्मिनल बनाने के लिए यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक होगा। साहिल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बस टर्मिनल में होटल और मॉल की सुविधा भी यहाँ पर यात्रियों को देने की बात निकलकर सामने आ रही है। इससे एक ही जगह पर कई सारी चीज़ें जब यात्रियों को मिलेंगी तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती हुई दिखाई पड़ेगी और लोग बस से सफ़र करने में ज़्यादा रुचि लेते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर सबसे ज्यादा ध्यान जो महिला, बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांगों का रखा जाएगा। पीपी मॉडल पर बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स की देखरेख चयनित एजेंसी करेगी। एक एजेंसी भी इसको बनाई गई है। साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी के पास होगी। नोएडा में तेजी से बढ़ती आबादी और यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस आधुनिक बस टर्मिनल को शहर के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। जैसे जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना गया था, इसी तरीके से बस टर्मिनल को शहर का सबसे बड़ा आधुनिक सौगात माना जा रहा है। आने वाले समय में टर्मिनल नोएडा और आसपास के जिलों को कनेक्टिविटी जो है और मजबूत करेगा। साहिल, बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। को एयरपोर्ट जैसा बनाने की कवायद तेज हो गई है। 170 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार होगी। बस टर्मिनल में होटल और मॉल की सुविधा भी यात्रियों को दी जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरा कोतवाली क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक उसमें धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही पलों में पूरी कार आग का गोला बन गई। सड़क पर चल रहे लोग भी कार में लगी भीषण आग देखकर दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। नोएडा की सड़कें जहां तेज रफ्तार कब जिंदगी छीन ले, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर सड़कों पर स्टंट और रफ्तार का खेल खेलने वालों के लिए यह हादसा बड़ा सबक है। नॉलेज पार्क क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेज गति से सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर घूमती हुई सीधे लोहे के खंभे से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वहीं सड़क किनारे से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बच गया।
अगर वो 1 सेकंड भी आगे बढ़ जाता तो हादसा और भी दर्दनाक हो सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में ऋषभ और गुरुदेव नाम के 2 युवक सवार थे। सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ऋषभ की मौत हो गई, जबकि गुरुदेव का इलाज अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा 8 मई का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि कुछ मिनटों की रफ्तार जिंदगी से क्या ज़्यादा कीमती है। उधर बुलंदशहर में इफ्को की यूरिया खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला अनूप शहर में सामने आया। जिला कृषि अधिकारी आर.के. यादव की टीम ने 3 ट्रकों में भरकर ले जाई जा रही 1575 बैग यूरिया खाद को गंगापुल चौकी के पास पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह खाद सरकारी गोदाम से कालाबाजारी के लिए संभल भेजी जा रही थी। सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। ट्रक नंबर UP 63 T8665 और UP 13 T9565 की तलाशी लेने पर दोनों में 525 बैग यूरिया खाद मिली। चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद ट्रकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीसरे ट्रक UP 38 T2352 का भी पीछा कर पकड़ लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाद माफिया हारून निवासी रामपुर को भी हिरासत में लिया। वो स्विफ्ट कार से भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में हारून ने बताया कि यूरिया के बैग PCF गोदाम से 350 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीदे गए थे और संभल में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। जिला कृषि अधिकारी आर.के. यादव ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अनुमति मिलने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।